नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर माया यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट जेपी वर्मा पीजी कॉलेज बिलासपुर से। आज इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशंस इन पोस्ट कोल्ड वार एरा। तो चलिए इस टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं हम। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने संकेतक बनाए हैं। शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय भूमिका, शांति संस्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र। सबसे पहले आपको प्रस्तावना देना है, उसके पश्चात बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उभरती नवीन भूमिका। फिर हम चर्चा करेंगे सहस्त्राब्दी घोषणा के क्या लक्ष्य थे। फिर हम बताएंगे आपको सामाजिक एवं मानवीय भूमिका। फिर चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक भूमिकाओं पर। उसके बाद शांति संस्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र। फिर लास्ट में हम आपको निष्कर्ष देंगे। संदर्भ ग्रंथ की भी सूची है इसमें, और मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हैं इसमें, जिसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र, उसकी सामाजिक, आर्थिक और मानवीय भूमिका क्या रही, और शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका थी। छात्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो और दुख का भागी कोई ना हो, किसी के भाग में दुख ना आए। इस उच्च कोटि के मानवीय भावनाओं से लबरेज संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसके संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान है सैमुअल पी हटिंगटन। ये अपनी कृति द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें क्या लिखते हैं? वे कहते हैं कि इतिहास में पहली बार शीत युद्धोत्तर काल में विश्व राजनीति बहुल ध्रुवी और बहुल सभ्यतावादी परिलक्षित हो रही है। शीत युद्धोत्तर काल में ना जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है हमारा, कैसा हो गया था? बहुल ध्रुवी और बहुल सभ्यतावादी। शीत युद्धोत्तर काल में राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से विश्व का जो स्वरूप है, वर्ल्ड सिनारियो चेंज हो चुका था, विश्व परिदृश्य नवीन हो चुका था। शीत युद्धोत्तर युग में विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसकी कार्य प्रणाली, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन आने लगा था। हम देखते हैं कि शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र की उभरती कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां थीं, क्या उसकी भूमिका क्या थी। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को इसको देखते ही सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे मानवाधिकारों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी नवीन प्रवृत्ति, तो सतत विकास का लक्ष्य, सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद का विरोध, रासायनिक, जैविक, आणविक निशस्त्रीकरण, आणविक ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता बन चुकी थी, और विकास का विश्वव्यापी प्रोत्साहन। उसके पश्चात है सामाजिक, आर्थिक विकास पर जोर दिया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र के नवीन लक्ष्य क्या थे? तो जो सहस्त्राब्दी घोषणा है वो उसका नवीन लक्ष्य था। तो इस पे हम चलिए डिटेल चर्चा करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या बताना है। तो पहला पॉइंट से है, उसकी व्याख्या करते हैं। पहला पॉइंट है आपका मानवाधिकारों का संरक्षण। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1993 में 1993 में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय स्थापित किया, और ये अपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों के माध्यम से सक्रिय थे। महिलाओं, बच्चों, कैदियों, मानसिक रूप से विक्षिप्त, विकलांगों, इनके मानवाधिकार के बारे में ये कार्य करता है। इसके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न या इनको कष्ट ना पहुँचे, उस पर भी वो पैनी नज़र रखता है।
किसी प्रकार के उल्लंघन पर विशेष रिपोर्ट तैयार करता है। दूसरा हम देखते हैं नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो सतत विकास का रहा है और पर्यावरण संरक्षण का। शीत युद्धोत्तर विश्व में आज पर्यावरणीय चिंता संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पैरोकार रहा है संयुक्त राष्ट्र, और सतत विकास का प्रमुख प्रतिपादक रहा है। हम देखते हैं कि UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने और क्या किया, तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन आप सभी को याद होगा, रियो समिट पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था और इसमें एजेंडा 21 रखा गया था। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 पर्यावरण एवं विकास के लक्ष्य पर एक व्यापक विस्तृत कार्य योजना है। 1997 में क्योटो में 1997 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर एक समझौता किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी नवीन प्रवृत्ति, तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद को खत्म करने में अगुवा का कार्य कर रहा है। आज विश्व, आज पूरा वर्ल्ड, हम देखते हैं पूरा संसार आतंकवाद की चपेट में है, आतंकवाद के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। महासभा ने राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उपाय करने का आग्रह किया। उसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक, जैविक और आणविक निशस्त्रीकरण, ये जो विभिन्न हथियार हैं रासायनिक, जैविक, इनके प्रयोग को रोकने के संबंध में विभिन्न प्रावधान बनाए गए और उसके क्रियान्वयन हेतु संगठन का निर्माण किया गया। परमाणु अप्रसार संधि एवं CTBT, परमाणु अप्रसार की दृष्टि से भी यह एक विशेष प्रयास है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विभिन्न प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद को रोकने का प्रयास किया। आणविक ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण विकास को पुष्ट तथा आणविक सुरक्षा एवं पर्यावरण के बचाव के लिए एक सुनिश्चित मानदंड तय करता है। हम देखते हैं 6वें पॉइंट में कि अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता बन चुका है। शीत युद्ध के समय हमने देखा था कि यूरोप उसका प्रमुख मुद्दा रहा करता था, यूरोप, परंतु शीत युद्ध के बाद, शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को प्रतिबिंबित करते हुए अफ्रीका की गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय स्थितियों को अपनी चिंता और चिंतन का प्रमुख विषय बनाया है। UNDP की 2000 अफ्रीका पहल, UNDP की 2000 अफ्रीका पहल, ये क्या करता है? ग्रामीण महिलाओं की अविलंबनीय विकास गतिविधियों को सहारा देती है। हम देखते हैं कि विकास को विश्वव्यापी प्रोत्साहन मिल रहा है। कैसे? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP शीत युद्धोत्तर विश्व में सर्वाधिक सक्रिय एजेंसी है। ये क्या कर रही है ये एजेंसी? तो ये कर रही है विकासशील देशों के विकास के लिए कार्य कर रही है। और दूसरा हम देखते हैं कि यह गरीबी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम देखते हैं कि UNDP मानव विकास रिपोर्ट भी तैयार करती है। इन्होंने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट सन 1990 में जारी की थी। हम देखते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक विकास है उस पर भी संयुक्त राष्ट्र जोर देता है, क्योंकि देखिए सामाजिक विकास का आर्थिक विकास से अटूट संबंध होता है और संयुक्त राष्ट्र के कार्य की नींव ही है क्या? सामाजिक विकास। संयुक्त राष्ट्र के कार्य की नींव सामाजिक विकास है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, आवास, स्वच्छता, परिवार नियोजन आदि, ये सभी कार्यों को वह बखूबी संपादित कर रहा है। सामाजिक विकास की कोपेनहेगन घोषणा 1995 में ये जो घोषणा हुई थी, इसके 3
प्रमुख मुद्दे थे, प्रमुख विषय थे। तो पहला प्रमुख बिंदु था कि गरीबी उन्मूलन करना, दूसरा है पूर्ण रोजगार और तीसरा था सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन। उसके बाद हम आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के नवीन लक्ष्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र के नवीन लक्ष्य, तो ये जो सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन हुआ 2000 में न्यूयॉर्क में, कहाँ हुआ ये? न्यूयॉर्क में 2000 में सहस्त्राब्दी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का, यह सबसे बड़ा सम्मेलन था जिसमें भूमंडलीकरण की चुनौती से, ग्लोबलाइजेशन के जितने भी चैलेंजेस हैं, उन सभी को सकारात्मक बल मिले, ऐसे ठोस लक्ष्य कार्य तय किए गए। ये जो सहस्त्राब्दी घोषणा है, ये अफ्रीका महाद्वीप में शांति एवं विकास जैसे मुद्दे को विशेष बल देता है। कोफी अन्नान ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, इन्होंने कहा था कि हम जो भी करें हमें लोगों को केंद्र में रखना होगा। हम जो भी कर रहे हैं लोग हमारे सेंटर में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि सहस्त्राब्दी घोषणा के लक्ष्य क्या क्या थे। तो इसको भी एक सरसरी नज़र इसमें देखते हैं हम कि सुरक्षित पेयजल, मातृ मृत्यु दर को घटाना, प्राथमिक शिक्षा के सभी स्तरों तक सुविधा, अनाथ बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करना। उसके बाद थे HIV, एड्स, मलेरिया की रोकथाम, गरीबी, बीमारी, भूख को दूर करना, लैंगिक समानता पर बल, और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी था टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन, स्त्रियों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। और महत्वपूर्ण ये भी था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, दवा निर्माता उद्योग को विकासशील देशों के लिए, किस कंट्रीज़ के लिए? विकासशील देशों के लिए उपलब्ध कराना, सूचना व संचार टेक्नोलॉजी का लाभ सबको मिल सके, यह भी प्राथमिकता थी उसमें। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का लाभ सभी देश ले सकें, खास करके विकासशील कंट्रीज़। ग्रीन हाउस गैसों के निस्सरण में जरूरी कटौती, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो संकट हैं उनकी संख्या में और प्रभाव में कमी करना, और ऐसी रणनीति विकसित करना जो युवाओं को शालीन और उत्पादक कार्य करने के सुअवसर प्रदान कर सके। इस प्रकार आज हम इस लेक्चर में शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र संघ के उभरती नवीन भूमिका एवं सहस्त्राब्दी घोषणा के लक्ष्यों की चर्चा की है। अब हम शेष पार्ट 2 में, लेक्चर के सेकंड हिस्से में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय भूमिका की चर्चा करेंगे, और उसके साथ ही शांति संस्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही, इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।